नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में एक बार फिर तापमान में होगी बढ़ोतरी, जून अंत तक पहुंचेगा मानसून। संपूर्ण हरियाणा एनसीआर दिल्ली में एक बार फिर से तापमान बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बृहस्पतिवार सुबह से ही पश्चिमी विक्षोभ का असर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से हट जाएगा, जिससे मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान हरियाणा एनसीआर दिल्ली में पश्चिमी शुष्क व गर्म हवाओं का प्रभुत्व हो जाएगा, जिसके चलते संपूर्ण इलाके में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी और तापमान एक बार फिर से 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावनाएं बन रही है। आने वाले दिनों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी होने से मौसम एक बार फिर से शुष्क व गर्म हो जाएगा। हालांकि बीच बीच में आंशिक बादलवाई देखने को मिल सकती है। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में 29 जून को मानसून आने की संभावनाएं बन रही हैं। 1 जून को मानसून संपूर्ण हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में छा जाएगा। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 9वीं कक्षा से कराई जाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। हरियाणा में सरकारी स्कूल के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुरू से ही तैयार करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने बुनियाद नाम से कार्यक्रम शुरू करने की एक योजना बनाई है। 30 जून को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम से शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह इस योजना को लॉन्च करेंगे। गौरतलब है कि बुनियाद कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर से 81 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है, जो 9वीं कक्षा से ही छात्रों को NTSC और KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना व नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। इस योजना में 2 चरण होंगे। पहले चरण की बात करें तो प्रत्येक जिले से करीब 200 बच्चे ऑनलाइन कोचिंग लेंगे। वहीं 3 जुलाई से कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ होगी और 18 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा। पहले चरण में कुल 3000 बच्चे होंगे, जो कि सभी जिलों के 51 बुनियाद सेंटर में कोचिंग लेंगे। इन बच्चों का चयन भी परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। सभी बच्चे ऑनलाइन ही इन बुनियाद सेंटर और टैबलेट के जरिए कोचिंग लेंगे और रेवाड़ी ही कोचिंग का मुख्य केंद्र रहेगा। कोचिंग लेने वाले छात्रों के लिए ड्रेस, किताबें, टैबलेट, बैग और परिवहन जैसी सभी व्यवस्था विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा की 28 नगर पालिकाओं के नतीजे, 16 में बीजेपी जेजेपी जीती तो वहीं 5 में कांग्रेस तो 5 में निर्दलीय अध्यक्ष आप इनेलो ने 1-1 से खोला खाता। हरियाणा में 28 नगर पालिकाओं में से 16 में सत्तारूढ़ गठबंधन यानी बीजेपी व जेजेपी के कैंडिडेट्स अध्यक्ष चुने गए हैं। 5 नगर पालिकाओं में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष पद का चुनाव जीते हैं। 5 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का ताज निर्दलियों के सिर चढ़ा। वहीं आम आदमी पार्टी और इनेलो के कैंडिडेट भी 1-1 नगर पालिका में अध्यक्ष चुने गए। 28 नगर पालिकाओं में मतगणना का काम बुधवार दोपहर तक पूरा हो गया। मतगणना के कारण 22 जून को इन सभी चुनावी क्षेत्रों में ड्राई डे रहा। हरियाणा की 18 नगर परिषदों के चुनाव नतीजे, 10 निकायों पर भाजपा का अध्यक्ष इनेलो और जसपा का 1-1, 6 निर्दलीय जीते। हरियाणा में हुए नगर परिषद चुनाव के लिए मतगणना के बाद स्थिति साफ हो गई है। 18 नगर परिषदों में से इस बार 10 के अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा हो गया है। इनमें गोहाना, जींद, झज्जर, बहादुरगढ़, चरखी दादरी, कालका, सोना, फतेहाबाद, कैथल, पलवल में पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। वहीं हांसी, नरवाना, नारनौल, टोहाना, भिवानी, होडल में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। नूंह में अध्यक्ष पद पर जसपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। वहीं मंडी डबवाली में इनेलो समर्थित अध्यक्ष पद पर जीता है। वहीं पिछले कार्यकाल को देखें तो 13 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा था। इस बार 3 निकायों में नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस को पिछली बार 4 निकायों में जीत मिली थी। इस बार कांग्रेस ने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, प्रत्याशियों को सिर्फ समर्थन ही दिया है। वहीं कालका में पहली बार चुनाव हुआ है। 19 जून को वोटिंग हुई थी। मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा के साथ जेजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समर्थितों के बीच रहा। यह पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ा। हरियाणा निकाय चुनाव के चौंकाते 8 नतीजे, सीएम और मंत्रियों के गृह जिले में बीजेपी की हार। वहीं दुष्यंत केजरीवाल और हुड्डा सुरजेवाला को भी झटका। हरियाणा के 46 निकाय चुनाव के नतीजों में कई बातें चौंकाने वाली रही। सीएम मनोहर लाल खट्टर के गृह जिले करनाल की बात करें तो 4 में से 3 नगर पालिकाओं में बीजेपी के कैंडिडेट अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं जीत पाए। वहीं बीजेपी मंत्री जेपी दलाल और ओपी यादव के गृह क्षेत्र में भी बीजेपी हार गई है। बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री और सीएम के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी के बेटे गौरव शाहबाद नगर पालिका में पार्षद का चुनाव हार गए। उन्हें जेजेपी समर्थित निर्दलीय कैंडिडेट ने हराया। वोटरों ने छोटी सरकार के इस चुनाव में जेजेपी के सुरमाओं को भी आईना दिखा दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी के कैंडिडेट न तो दुष्यंत के निर्वाचन क्षेत्र उचाना से जीत पाए और न ही उनके गृह जिले यानी सिरसा की डबवाली में, टोहाना और बरवाला में जेजेपी प्रत्याशी हार गए हैं। कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ झज्जर की दोनों नगर परिषदों में अध्यक्ष की कुर्सी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कैथल में प्रचार के बावजूद अपने समर्थकों को जिताने में नाकामयाब रहे। पंजाब विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद हरियाणा में एक्टिव हुई आम आदमी पार्टी की हवा भी वोटरों ने निकाल दी। कुरुक्षेत्र जिले की इस्माइलाबाद नगर पालिका में ही आपकी कैंडिडेट निशा अध्यक्ष पद का चुनाव जीत पाई। निकाय चुनाव रिजल्ट,
नारनौल में निर्दलीय कमलेश, महेंद्रगढ़ में बीजेपी के रमेश व नांगल चौधरी से जीती प्रिया। जिला में नगर परिषद नारनौल, नगर पालिका महेंद्रगढ़ व नांगल चौधरी तीनों निकाय की मतगणना का कार्य बुधवार जिले में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतगणना के लिए नारनौल की महिला ITI में केंद्र बनाए गए थे। नारनौल में चेयरमैन पद पर निर्दलीय उम्मीदवार कमलेश ने तो बीजेपी उम्मीदवार संगीता को 14,634 मतों से हराया। महेंद्रगढ़ में चेयरमैन पद पर बीजेपी के रमेश सैनी ने निर्दलीय उम्मीदवार नवीन राव को 4,398 मतों से हराया। वहीं नांगल चौधरी में बात करें तो नांगल चौधरी में चेयरमैन पद पर बीजेपी की प्रिया सैनी ने निर्दलीय प्रत्याशी उर्मिला देवी को 134 वोटों से हराया। अग्निपथ योजना के विरोध में उतरी खाप पंचायतें और संगठन, बड़े आंदोलन का ऐलान। अग्निपथ योजना के खिलाफ खापों तथा विभिन्न संगठनों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। अग्निपथ को टूर ऑफ ड्यूटी करार दिया और भाजपा सरकार को निशाने पर रखा। 24 जून को जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। 27 जून को गाँव तालू भिवानी से यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन गाँव लिजवाना कला में होगा। उसी दिन पंचायत का आयोजन कर आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। गठित की गई 10 सदस्यीय कमेटी सांपला में आयोजित पंचायत में भाग लेगी। आंदोलन बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लड़ा जाएगा। आंदोलन तिरंगे झंडे के नीचे शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाएगा, जिसका नेतृत्व युवा करेंगे। युवाओं के पीछे पूरा समाज चलेगा। अग्निपथ योजना को लेकर मंगलवार को जींद की जाट धर्मशाला में 7 घंटे चली पंचायत के बाद आंदोलन का ये बड़ा फैसला लिया गया। पंचायत के आयोजक खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर बरसोला रहे। पंचायत में भाकियू, किसान सभा, माजरा खाप, शिवाने और संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। हरियाणा चारा बिजाई योजना, गौशाला के आसपास चारा उगाने वालों को अनुदान देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि जो किसान गौशाला के आसपास में चारा उगाएगा उन्हें 10,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम लाभ की सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है। लाभ प्राप्त करने के लिए किसान भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य सुनिश्चित करें। इसके तहत यदि कोई किसान गौशालाओं के आसपास 10 एकड़ तक चारा उगाता है और आपसी सहमति से गौशालाओं को देता है तो ऐसे किसानों को राज्य सरकार की ओर से 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि अनुदान प्रदान की जाएगी। यह राशि DBT के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। गौशालाओं को चारा खरीदने के लिए 13.44 करोड़ रुपए की राशि दी गई है ताकि गौशालाओं में गाय के लिए चारे की कमी न हो। सीएम खट्टर की अध्यक्षता में 27 जून को होगी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यह बैठक 27 जून 2022 को सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होगी। बता दें कि यह अहम बैठक होने वाली है क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उस हिसाब से यह बैठक बहुत ही मायने रखती है। फिलहाल युवाओं के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अहम बातें की है। बता दें कि सीएम खट्टर ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि 4 साल सेना में रहकर देश सेवा करके आने वाले अग्निवीर को हरियाणा में गारंटेड नौकरी दी जाएगी। ग्रुप C की नौकरी हो या फिर हरियाणा पुलिस की, जो भी अग्निवीर सेना से वापस आकर नौकरी करना चाहेगा उसे गारंटेड नौकरी दी जाएगी। अग्निपथ योजना बड़ी अपडेट। आर्मी अग्निवीर भर्ती में 5.5 मिनट में लगानी होगी 1.6 किलोमीटर की दौड़। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए होने वाली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में पद, भर्ती की योग्यता, वेतन भत्तों की पूरी डिटेल्स दी गई है। इसके मुताबिक अग्निवीरों में जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क, ट्रेड्समैन 10वीं और ट्रेड्समैन 8वीं की भर्ती की जाएगी। अग्निवीरों की भर्ती के लिए होने वाली फिजिकल टेस्ट की बात करें तो ग्रुप 1 के तहत 5.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, जबकि 10 पुलअप्स लगाने होंगे। वहीं ग्रुप 2 के तहत 5 मिनट 45 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी, जबकि 6 से 9 बार पुलअप्स लगाने होंगे। इस भर्ती के लिए जुलाई से ज्वाइन इंडियन army.nic.in पर जाकर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी GD के लिए 45% अंकों के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% अंक होना चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10वीं व 8वीं पास उम्मीदवारों की अलग अलग भर्ती होगी। आवेदक के सभी सब्जेक्ट्स में 33% अंक होने चाहिए। उपरोक्त सभी पदों के लिए आयु सीमा 17.5 साल से 23 साल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयु सीमा 23 वर्ष सिर्फ इसी साल यानी 2022-23 के सेशन के लिए है। यह छूट सिर्फ एक बार के लिए दी गई है। अगले साल से अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष ही हुआ करेगी। सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही टेक्निकल के लिए लंबाई कम से कम 169 सेंटीमीटर, वजन कम से कम 50 किलो और सीना कम से कम 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर फुलआउट के साथ होना चाहिए। वहीं सिपाही ट्रेड्समैन 10वीं पास और सिपाही ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए लंबाई कम से कम 169 सेंटीमीटर, वजन कम से कम 48 किलो और सीना कम से कम 76 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर फुलआउट के साथ होना चाहिए। सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET होगी। इसके बाद शारीरिक मापतोल होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। उपरोक्त चरणों में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
उद्धव ठाकरे और सरकार दोनों का संकट। सीएम हाउस से परिवार समेत निकले उद्धव ठाकरे, सामान भी ले गए। मातोश्री के आगे हजारों शिव सैनिक जुटे। 2 दिन से सरकार बचा रहे उद्धव ठाकरे आखिरकार हथियार डालते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार और पार्टी दोनों पर दावे के बाद फेसबुक लाइव किया और कहा कि मैं लड़ने वाला शिव सैनिक हूं, पर सामने आकर बातचीत का प्रपोजल भी रखा। इसके बाद एकनाथ शिंदे गठबंधन तोड़ने पर अड़े रहे। इसके करीब 1 घंटे बाद सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। उद्धव का दफ्तर यानी सीएम हाउस वर्षा खाली होने लगा। उद्धव भी परिवार समेत निकल गए। उनके साथ पत्नी रश्मि ठाकरे, दोनों बेटे आदित्य और तेजस ठाकरे भी सरकारी बंगला वर्षा से निजी आवास मातोश्री के लिए निकल गए। इसके बाद कर्मचारी उनका सामान निकालने लगे। उद्धव के समर्थन में मातोश्री के बाहर सैकड़ों शिव सैनिक जमा हो गए। दरअसल शरद पवार भी उद्धव को सलाह दे चुके थे कि मुख्यमंत्री पद पर शिंदे को ही बैठा दो। उधर शिंदे आक्रामक रहे, बोले गठबंधन बेमेल है और इसमें शिवसेना कमजोर हो रही है, गठबंधन से बाहर आना जरूरी है। भाजपा फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एमपी का ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में रिपीट। बीजेपी ने जिस तरह कमलनाथ सरकार को गुमराह किया, यही सीन महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश का सियासी चैप्टर महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। साल 2018 में जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस से बगावत की थी, विधायक भोपाल से बेंगलुरु शिफ्ट किए गए, ठीक वैसा ही सीन अब महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है। एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर सूरत में कैंप किए रहे, बाद में विधायक गुवाहाटी असम शिफ्ट कर दिए गए। यानी साफ कहा जाए तो एमपी की तरह ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने पॉलिटिक्स ड्रामे की स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है। मध्य प्रदेश में हो चुकी है और महाराष्ट्र में अब हो रही सियासी उथल पुथल में बहुत कुछ समान है। एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की जगह खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। दोनों राज्यों में बगावत की एक जैसी वजह बनी। फर्क सिर्फ इतना है कि सिंधिया कमलनाथ विवाद सड़क पर आ गया था, महाराष्ट्र में शिंदे की नाराजगी सामने नहीं आई। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में शिंदे समर्थक विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताकर राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद उद्धव ठाकरे हरकत में आते, उससे पहले ही शिंदे अपने समर्थक विधायकों को लेकर सूरत उड़ गए। उन्होंने इतना बड़ा खेल कर दिया और महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार को भनक तक नहीं लगने दी। शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने पूरी प्लानिंग के साथ बगावत की है। 25 बागी विधायकों से शुरू हुआ सिलसिला 42 विधायकों तक पहुंच चुका है। गिलगिट बाल्टिस्तान सौदा कर सकता है पाकिस्तान, कर्ज से छुटकारे के लिए चीन को सौंप सकता है। भारत अमेरिका से भड़क सकता है तनाव। चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान दिनों दिन बदहाली और आर्थिक तंगी के दलदल में फंसता जा रहा है। अब इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए वो कश्मीर के अवैध कब्जे वाला यानी गिलगिट बाल्टिस्तान इलाका चीन को सौंप सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन का लोन चुका देने से कुछ राहत तो मिल सकती है, लेकिन अमेरिका इस हरकत से नाखुश हो सकता है, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी मुश्किलें आ सकती हैं। वहीं चीन जो दक्षिण एशिया में अपना दबदबा बढ़ाने के मौके ढूंढ रहा है, उसके लिए यह एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर ही चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPEC गुजरता है। एक्सपर्ट के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका आने वाले समय में टकराव के नए स्थान के रूप में उभर सकता है। हालांकि यह इलाका हथियाना चीन के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय विरोध के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान में रहने वाले लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतर सकते हैं। अफगानिस्तान में भूकंप से 1000 लोगों की मौत, रिक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता मापी गई, 1500 घायल। पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में आए भूकंप से जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6.1 तीव्रता वाले इस भूकंप से कम 1000 लोगों की जान चली गई है, जबकि 1500 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के खोस्त शहर से 40 किलोमीटर दूर था। इस भूकंप का असर 500 किलोमीटर तक के दायरे में था। इसी वजह से अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और भारत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के 4 जिलों में भीषण भूकंप आया, जिसमें सैकड़ों देशवासी मारे गए और घायल हो गए और दर्जनों घर तबाह हो गए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी और मुल्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान में बीते शुक्रवार भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। आर्मी में 10वीं पास के लिए निकली भर्तियां, रिटन टेस्ट, फिजिकल के आधार पर होगा सिलेक्शन, 20,500 रुपए तक मिलेगी सैलरी। भारतीय सेना में नौकरी कर देश सेवा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय सेना ने 155 पदों पर कुक और हेल्पर की भर्ती निकाली है, जिसमें मध्य कमान के लिए 88 पद और दक्षिण कमान के लिए 67 पद शामिल है। इसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाकर 30 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। 155 पदों पर निकली भर्ती के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ
भर्ती फिजिकल और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र की बात करें तो 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए। सेना में निकली भर्ती में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास तय की गई है। सिलेक्शन होने के बाद उम्मीदवारों को हर महीने 19,900 रुपए से लेकर 20,500 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CW हिंदी न्यूज। नमस्कार।